सो फाइनली मैंने आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो ला चुका है, जिससे मैंने सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आपके चैप्टर बाकी रह गए थे उनके सारे क्वेश्चन मैंने अभी आपको दे दिए इस मैंने वीडियो पर। तो इस वाले वीडियो में मैंने चैप्टर 2, 3, 7, 8 और 10 जो कि बाकी था प्रीवियस वाले वीडियो का जो था वो तो मैंने आप वहाँ पर तो मैंने चैप्टर 1 फिर आपका 4, 5, 6 का दिया था। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको सारे के सारे चैप्टर के जो बाकी रह गए थे उनके क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। और अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है जिसमें मैंने पार्ट 1 का वीडियो, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वहाँ से उस पार्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं जितने भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए। तो अभी के वीडियो के लिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो है वो मैंने चैप्टर 2 से दिया है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ HTML। आपको पता है कौन है? टिम बर्नर्स-ली इन 1991। ठीक है, इट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट प्रोवाइड फंक्शनलिटी एंड मेक इंटरेक्टिव वेबसाइट। ये आपका एक लैंग्वेज है जो वेबसाइट के साथ आता है, जो आपके वेबसाइट को डायनेमिक बनाता है। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है आपको जहाँ पर आपको बोला गया है कि टू प्रोवाइड फंक्शनलिटी या फिर टू मेक योर वेबसाइट इंटरेक्टिव, इसका कोई पूछता है कौन सा लैंग्वेज है, तो आपको आंसर क्या लिखना है? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये वाला आंसर लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ HTML। आपको कितने क्या फीचर्स है HTML का वो लिखना है। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे फीचर्स है जो कि आपको यहाँ पर मैं दिखाई दे रहे हैं, आप इसको बस पढ़ लीजिएगा आराम से। आप ये इजी लैंग्वेज में लिखा है मैंने, आप लोग इसको यहाँ से देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट 4 है कि वाई वन शुड लर्न HTML। हम लोगों को HTML क्यों लर्न करना है? पहला तो अगर HTML लर्न करेंगे तो आपको वेबसाइट बनाने में हेल्प होगा। सेकंड है कि कभी वेब डिज़ाइनर, आप एक वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं। थर्ड है कि अगर आपको पता होगा कि अगर आपको HTML आता है तो आप जान पाएंगे कि कैसे वेबसाइट काम करता है, कैसे वेब काम करता है और कैसे आप किसी भी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। देन 4 है कि अगर आप HTML सीख रहे हैं उसके साथ आप अलग अलग लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, जैसे कि आपका CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, रिएक्ट JS, बहुत सारा PHP, ये सब को यहाँ पर सीखने का मौका मिलता है ताकि आप लोग एक अच्छा वेब डिज़ाइनर बन सकें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 5 है आपका डिफरेंस बिटवीन कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। ठीक है, ये आपको आपके क्या कहते हैं बुक में मिल जाएंगे। कंटेनर टैग जो होता है, मैं फिर आपको एक बता देता हूँ कंटेनर टैग क्या होता है। आप लिख लेना, कंटेनर टैग आर दोज टैग इन विच दे हैव बोथ क्लोजिंग एंड ओपनिंग टैग। कंटेनर टैग में आपका क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग दोनों होता है। मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया चुका है, आपको अगर देखा है HTML का, उसमें मैंने बताया था आपको कंटेनर टैग क्या होता है। और एम्प्टी टैग जो होता है, एम्प्टी टैग में क्या होता है, उसमें आपको क्लोजिंग टैग का जरूरत नहीं पड़ता। देयर यू ओनली नीड इज ओपनिंग टैग, हमें बस उसको ओपनिंग टैग चाहिए, क्लोजिंग टैग का जरूरत नहीं पड़ता। अगर एग्जाम्पल में आता है तो कंटेनर टैग में एग्जाम्पल होगा आपको HTML है, टाइटल। और अगर कंटेनर टैग का एग्जाम्पल ये आपका कंटेनर टैग का जो एग्जाम्पल है वो है आपका HTML है, टाइटल जो भी है। और अगर जो एम्प्टी टैग है, एम्प्टी टैग में आपका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा HR, PR। ठीक है, ये सब आपके एम्प्टी टैग्स होते हैं। फिर मैंने वाटर एट्रीब्यूट्स और टैग्स के बारे में बताया, यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट का आंसर दिया है और साथ के नीचे आपको मैं टैग का आंसर दिया है और साथ में एग्जाम्पल भी दिया है। दोनों का एग्जाम्पल एक ही में लिखा हुआ है, आप ऐसे देख लीजिए। फिर वाट इज CSS। आपको पता है CSS क्या होता है? CSS आपका स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। जो CSS होता है वो आपको वेबसाइट को स्टाइलिंग करने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए, उसके लिए हम लोग CSS यूज़ करते हैं। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS, जो कि है आपका इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पूरा कवर करके रखा हुआ है। यहाँ मैंने पूरा आपको पूरा देख के रखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर इंलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। आप यहाँ से इसको पढ़ के जाइएगा। फिर विच टैग इज यूज टू डिफाइन इंटरनल CSS इन HTML प्रोग्राम। अगर आपको इंटरनल CSS यूज़ करना है उसके लिए आपको कौन सा टैग यूज़ करना है? इसका सिंपली आंसर क्या है? स्टाइल टैग। और स्टाइल जो टैग है वो किसके अंदर रहता है? ये आपके हेड सेक्शन के अंदर रहता है। ठीक है, याद रखना, आपको जो स्टाइल जो एलिमेंट है या फिर टैग जो है वो हमेशा आपके हेड सेक्शन के अंदर होगा, तभी आप लोग इंटरनल CSS को यूज़ कर सकते हैं। फिर ये डिफरेंस बिटवीन इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS, ये भी देखे जाना। यहाँ मैंने 3 पॉइंट अच्छे जो मेन पॉइंट्स है उनका एक डिफरेंस देकर रखा हुआ है, यहाँ से आप उसको पढ़ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है आपका डिफरेंस बिटवीन OL एंड UL। OL को पता है क्या है? ऑर्डर लिस्ट। और UL आपका ऑर्डर लिस्ट। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुका है, ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। आप चाहे तो उसको वो भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट पर आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर, वहाँ से जाकर आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। फिर मैंने उन्हीं तीनों लिस्ट को थोड़ा डिस्क्राइब किया यहाँ पर, ऑर्डर लिस्ट और आपकी डेफिनेशन लिस्ट, वो तीनों लिस्ट को मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब करके रखा हुआ है, आप इसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन मैंने 12 है कि डिफाइन पैडिंग प्रॉपर्टी। पैडिंग प्रॉपर्टी क्या होता है उसके बारे में लिखा है। पैडिंग से क्या होता है? पैडिंग से क्या होता है? यहाँ पर कंटेंट, सेल कंटेंट और सेल बाउंड्री में एक डिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है इजी का। साथ में मैंने सिंटेक्स भी दिया है CSS का, वो आप चेक आउट कर सकते हैं। फिर हाइपरलिंक क्या होता है?
और हाइपरलिंक क्यों यूज़ करना चाहिए? हाइपरलिंक आपको पता है कि यार एक वेब पेज से अगर आपको और एक वेब पेज में जाना है तो वी हैव टू यूज़ हाइपरलिंक। और हाइपरलिंक का जो आपका एलिमेंट टैग है वो कौन सा टैग है? एंकर टैग। एंकर टैग मतलब ए टैग से आप हाइपरलिंक को डिनोट करते हैं, ठीक है। और फिर मतलब टू टाइप्स ऑफ इनपुट टैग, उसके बारे में 2 पॉइंट लिखा है मैंने, ये भी देख लेना आप लोग। फिर वर्ड यूज़र इनपुट टैग, वो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और वो फिर आप यहाँ पर यहाँ तक आपका जो HTML का पार्ट है कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़ा बहुत अगर आप बुक पढ़ते हैं तो और अच्छा होगा आपके लिए, जैसे कि फॉर्म क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म क्या क्या है, वो भी आप देख के जाना थोड़ा बहुत। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट जो एग्जाम पॉइंट में आते हैं, जैसे कि आपका हु आर द डेवलपर ऑफ MySQL। जो MySQL का डेवलपर है वो 3 लोग हैं, वो जो है आपका डेविड एक्समार्क, माइकल वाइटनियस और फिर एलन लार्सन। इन तीनों ने मिलकर MySQL को क्रिएट किया था। तो ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, इस बार भी आने का चांसेस है, बहुत है। फिर आपका वाई इज MySQL पॉपुलर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि MySQL इंपॉर्टेंट, क्यों MySQL आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर है। उसके लिए मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट दिए हैं आपको, उन 5 पॉइंट को आप गो थ्रू पढ़िए आपको यहाँ से। फिर ये व्हाट इज द क्वेरी और डिस्प्ले टेबल स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करने का क्या यूज़ करते हैं हम लोग? डिस्क्राइब टेबल नेम। यहाँ मैंने नीचे सिंटेक्स भी दिया है, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें है व्हाट आर द रूल्स ऑफ नेमिंग ए टेबल। क्या क्या रूल है आपको टेबल का नेम करना है, वो भी मैंने यहाँ पर पूरा रूल्स आपको दे के रखा हुआ है, वो आप ऐसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैंने बहुत इजी वे में मैंने इनको आपको यहाँ पर मैंने टाइप करके मैंने आपको दिया गया है। आपको पढ़ने में कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिक्कत नहीं आएगा, आप आराम से इसके पढ़ सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लेन द 5 कैटेगरीज ऑफ SQL कमांड। क्या क्या कैटेगरीज है SQL कमांड का, वो भी मैंने यहाँ पर देख रखा हुआ है। DDL है, DML है, DCL है, फिर आपका DCL है, फिर आपका DQL है। तो 5 लैंग्वेज को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने आपको देखे रखा हुआ है। इन 5 लैंग्वेज को आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से कुछ काफ़ी सारे क्वेश्चन 1 मार्क के 2 मार्क के आएंगे आपके लिए। अगर आप ये वाला वीडियो अगर आप यहाँ से अगर आप पूरा मतलब ये पढ़ के जाते हैं आप लोग, ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि यही जैसे ही काफ़ी क्वेश्चन आपको कॉमन मिल जाएंगे। तो अगर आप यही बस पर्टिकुलर ये वाला जो टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। फिर व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फंक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 7 में आ गए फंक्शन में, ठीक है। फंक्शन में 3 कंपोनेंट होते हैं, जो कि है फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन। वो तीनों को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से विद एग्जांपल मैंने आपको देखे रखा हुआ है। आप इसको यहाँ से आराम से पढ़ के जाइए, ठीक है। और आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया मुझे पता है, तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे से एग्जाम दीजिए। और अपने भाई को मत भूलिए सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, ठीक है। फिर ये डिफाइन रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? जो खुद को कॉल करता है उसको बोलते हैं द फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। इसके बारे में मैंने वीडियो बना चुका है और यहाँ पर आपको लिंक दिख रहा है। सिंपली अगर आप इस लिंक में जाएंगे तो आपको वो मुझे डायरेक्ट आपको अपने मेरे प्लेलिस्ट जो है फंक्शन में सी का, उसमें आपको भेज देगा। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे मेरे फंक्शन में सी के। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो उस वीडियो को देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं होता तो हम मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पर। तो रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? मैंने बोल दिया आपको कि जो एक फंक्शन अपने खुद को जो आप खुद को कॉल करता है उसको क्या बोलते हैं? रिकर्सिव फंक्शन। और कैन यू यूज रिकर्सिव फंक्शन टू सॉल्व ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम? तो इसका आंसर जो है नो है, कि हर एक चीज़ को हम लोग रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हर एक फंक्शन का अप्रोच अलग है, हर एक फंक्शन का प्रोसीजर अलग है। तो हर एक फंक्शन को करने का जो प्रोसीजर है वो अलग अलग होता है। तो हमेशा आप रिकर्सिव फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, वो आपका एक एफिशिएंट वे नहीं है। फिर उधर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन इन सी। दो फंक्शन है, एक है लाइब्रेरी फंक्शन और एक आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन इन सी। आपका एक लाइब्रेरी फंक्शन है एंड द सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। उसको मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा हुआ है, आप इसे यहाँ से पढ़ के जाइए। और साथ में अगर कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पर लिंक दिख रहा है आपको मेरे प्लेलिस्ट का, सिंपली क्लिक कीजिए और आके आप आराम से जो वीडियो आपको अच्छा लगता है वो देखिए और आप समझिए। फिर हम लोग आगे पॉइंटर वीडियो में पॉइंटर में वाटर पॉइंटर वेरिएबल्स। पॉइंटर पता है आपको, मैंने पहले ही कहा था, इसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल लिया आपको। ये वीडियो मैंने वीडियो कवर कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं कि पॉइंटर जो होता है ऐसा होता है जो कि और एक वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करता है। पॉइंटर इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है। तो पॉइंटर वेरिएबल जो होता है वो और एक किसी वेरिएबल के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करता है। तो इसके मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, विद प्रॉपर सिंटेक्स भी दिया है किस तरह से पॉइंटर वेरिएबल काम करता है, आप यहाँ देख लीजिए। हाउ इज पॉइंटर वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम नॉन वेरिएबल, कि पॉइंटर वेरिएबल लोग कैसे डिफरेंट नॉन वेरिएबल से, इसका भी आंसर मैंने आपको दिखा हुआ है, तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा। फिर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? अगर आपको रन टाइम में कोई भी वैल्यू स्टोर करना है रन टाइम में, तो रन टाइम में आपको वैल्यू स्टोर करना पड़ता है, वी नीड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और उसका जो फंक्शन आता है वो है आपका मैलोक फंक्शन। बाय द हेल्प ऑफ मैलोक फंक्शन वी कैन इजीली स्टोर वैल्यूज इन रन टाइम, ठीक है। और फिर इसके लिए एक डेडिकेटेड हेडर फाइल भी है जिसका नाम है आपका स्टैंडर्ड lib.h। इस स्टैंडर्ड lib.h से आप किसी भी मैलोक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो मैलोक फंक्शन यूज़ नहीं होगा, तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है।
फिर एक इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल कितना शो करता है आपको पता है। एक इंटीजर जो है वो 4 बाइट लेता है और जो कैरेक्टर होता है वो कितना लेता है 1 बाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है एक मार्क के लिए कि जो इंटीजर वेरिएबल होता है वो कितना बाइट शो करता है 4 बाइट, और जो पॉइंटर और आपका जो फ्लोट सॉरी आपका कैरेक्टर जो होता है वो कितना करता है 1 बाइट। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर इजी बहुत देख रखा हुआ है, यहाँ से आप पढ़ लीजिए। और अगर आपको कोई भी आउटपुट जो क्वेश्चन होते हैं आपके पॉइंटर के चैप्टर से आउटपुट क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर आपको वो भी देखना है तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। अगर आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में क्लिक करते हैं तो आपको मेरे पॉइंटर कैसे आउटपुट निकालना पड़ता है उसका वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो भी आप करके चाहिए, ठीक है। फिर है आपको चैप्टर नंबर 10 जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर मैंने डिफाइन ऑब्जेक्ट और क्लास, ऑब्जेक्ट क्या होता है क्लास क्या होता है उसके बारे में लिख रखा है, दोनों के बारे में आपको यहाँ पर डेफिनेशन मिल जाएगा, यहाँ से पढ़ लेना आप। फिर नेम द फर्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहला उप्स लैंग्वेज कौन सा था। तो सिमुला जो है, सिमुला SIMULA वो है आपका फर्स्ट प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। फिर व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ उप्स, डिफरेंट फीचर्स क्या क्या है उप्स के वो भी मैंने दे दिए हैं आपके। आखिर डिफरेंट कौन कौन से उप्स के, एनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रक्शन है, इनहेरिटेंस है। तो ये सब अगर आपको टाइम मिलता है तो वीडियो मैंने इसका बनाना भूल गया, मैं बाद में बना कर दूँगा नेक्स्ट। मतलब मेरा टाइम नहीं था कि मेरे एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन आपको कोई भी डाउट होता है तो यहाँ से आप, मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट आएगा, सिंपली आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं और आप उसको सिंपली मेमोराइज कर लीजिए। फिर नेम टू उप्स एंड POP लैंग्वेज, उसमें आपके पाइथन आता है, C++ आता है, जावा आता है, और POP मतलब जो अभी हम लोग जो अभी क्लास 10 में किए थे C, तो C जो है वो आपका POP लैंग्वेज है, मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फोर्ट्रान है, पास्कल, ये सब POP लैंग्वेज है। फिर मैंने यहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ POP इनके बारे में मैंने यहाँ पर वीडियो बना के, मैंने सॉरी वीडियो नहीं, मैंने मतलब लिख के दिया है आपको, यहाँ से आप पढ़ लेना उसको भी। एडवांटेज भी डिसएडवांटेज मैंने यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ से आप कोई भी 2 पढ़ लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है कि डिफरेंस बिटवीन POP एंड उप्स, मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और उप्स में क्या डिफरेंट है। इसके मैंने 5 पॉइंट लिखे रखे हैं, आप इसको आराम से पढ़ के जाइए और आपके लिए यहाँ तक काफ़ी रहेगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और मैंने सारे के सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे चुके हैं। वही प्रॉब्लम आप मुझे पूछिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू।